तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 8। भाई आपका 8वां नंबर यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस यानी परमाणु और नाभिक। भाई आपका 8वां नंबर यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियस। एटम यानी परमाणु और नाभिक। भाई इसमें हम लोग परमाणुओं के बारे में देखेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के संरचना के बारे में देखेंगे, उसी तरह न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले यूनिट को कभी कभी हम लोग एटमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। तो भाई हमारा क्या है भाई 8वां यूनिट, हमारा 8वां यूनिट है भाई एटम एंड न्यूक्लियस यानी परमाणु और नाभिक। इसमें हम परमाणु और नाभिक दोनों का अध्ययन करेंगे। कभी कभी भाई इसी को एटमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। ओके, तो भाई इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें भाई हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। भाई वैसे हम आपको बता दें परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु। नहीं जी। तो भाई सबसे पहले परमाणु का जो मॉडल था, सबसे पहला परमाणु आखिर कैसा होता है? परमाणु का मॉडल मतलब क्या? परमाणु कैसा होता है, एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला एटम का जो मॉडल दिया, सबसे पहला जो परमाणु का मॉडल दिया, वो थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन। और उसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो भाई थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत ज़्यादा गलत था। वो परमाणु के बारे में, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु से संबंधित घटनाओं के बारे में समझा नहीं पाता था, इसीलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल गलत था, हटा दिया गया साइड में। ठीक है, उससे हमारा काम चलता ही नहीं। ठीक है, तो भाई एक्चुअली हम लोग पहला परमाणु मॉडल जो थॉमसन ने दिया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल वो नहीं देखेंगे। हम लोग परमाणु का जो दूसरा मॉडल था वो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। और भाई ये कुछ संतोषजनक परमाणु का मॉडल था, जिससे बहुत सारी चीज़ों को समझाया जा सकता था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी भाई जो इससे भी नहीं समझाई जा सकती थी। यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी उतना प्योर नहीं था, उतना सही नहीं था। वैसे चलिए चलते हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तरफ। तो भाई रदरफोर्ड साहब ने भाई स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर, रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर 1911 में परमाणु का एक नया मॉडल दिया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब हम भाई स्वर्णपत्री प्रयोग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। जो हमारे काम की चीज़ है वो हम लोग समझ जाएं, वही बढ़िया है। ठीक है, तो भाई बताओ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोलो, रदरफोर्ड साहब ने 1911 में स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर, यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल दिया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। भाई कोई भी परमाणु मॉडल हो, ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था 4 पिलर्स पर आधारित था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भाई 4 मान्यताओं पर आधारित था। तो चलो एक एक करके इन चारों मान्यताओं को देखते हैं और समझते हैं। तो भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला मान्यता था कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, किसी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है। किसी परमाणु का भाई लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के केंद्र को ही हम लोग नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और भाई इस पहले मान्यता से हमको नाभिक का साइज भी पता चलता है कि नाभिक का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो भाई अच्छी बात है, बोर्ड पर ही देखें। तो भाई बोलो, रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर 1911 में परमाणु का एक नया मॉडल दिया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 4 मान्यता है। पहली मान्यता देख लीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है जी, किसी भी परमाणु का, ये परमाणु है, गोलाकार होता है परमाणु, ये है एटम,
और इसी मॉडल से तो पता चलता है कि परमाणु गोलाकार है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो आप कहते हो ना हमेशा, वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही है। तो भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? कहता है कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, भाई क्यों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन, अच्छा नाभिक के भीतर में कौन होता है? नाभिक के भीतर में प्रोटॉन भी होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन भी होते हैं। पी और एन छोटा छोटा भी लिखते हैं कभी कभी। नाभिक के भीतर भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी कण है, लगभग इलेक्ट्रॉन से, इन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी भारी होता है, वो भी भारी होता है, बहुत भारी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो देखा जाए तो बहुत हल्का हो गया ना यार, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। तो इसीलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पहला मान्यता कहता है कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, क्यों, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कम होता है। किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है, परमाणु के केंद्र में ही होता है। बहुत अच्छा भाई। तो पहली मान्यता है कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से जगह में निहित होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। भाई नाभिक की बात जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से ही आई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के पहले नाभिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही नाभिक की बात आई थी। और भाई इस नाभिक का जो साइज होता है, इस नाभिक का जो व्यास होता है, साइज यानी व्यास, इस नाभिक का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। बहुत अच्छा। तो ये पहली मान्यता है कि किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ करके और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है, और इस परमाणु के केंद्र को ही नाभिक कहते हैं, और नाभिक का साइज मात्र 10⁻⁻15 मीटर होता है। पहली मान्यता हो गई। अब रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी मान्यता है। भाई रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी मान्यता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं। तो दूसरी मान्यता ये है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 बहुत सारे वृत्त में चलता है, वृत्तीय पथ पर चलता है, और 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं। तो भाई दूसरी मान्यता है कि इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने त्रिज्या के, वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के, त्रिज्या भी है और व्यास करोगे तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं। भाई पहली मान्यता से नाभिक का साइज पता चलता है 10⁻⁻15 मीटर। दूसरी मान्यता से हमको परमाणु का साइज पता चलता है कि परमाणु का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है। भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तीसरी मान्यता कहता है कि नाभिक के चारों ओर, रदरफोर्ड के मॉडल की तीसरी मान्यता है कि इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज भाई, नहीं माइनस, नाभिक के चारों ओर जो हल्का इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा वृत्त पर चलता है, सर्किल में चलता है ना जी। तो भाई रदरफोर्ड के मॉडल की तीसरी मान्यता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में चलता है, वृत्त पर चलता है। भाई तुम सबको ही जानता है कि अगर कोई कण वृत्त पे चले तो उसको वृत्त पर चलने के लिए हमेशा केंद्र की ओर बल चाहिए, और केंद्र की ओर बल जो लगता है उसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं ना जी। ये उसका वेग है और ये है बल 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 बल। तो कहता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भाई सर्किल में चलता है, और सर्किल में चलने के लिए उस पर हमेशा केंद्र की ओर बल चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। और भाई ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, नाभिक चूँकि प्लस है और इलेक्ट्रॉन चूँकि माइनस है, तो ये नाभिक प्लस
प्लस वाला नाभिक इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस खिंचाव से ही इसको अभिकेंद्र बल मिलता है और अभिकेंद्र बल मिलने से ही वो वृत्त पर चल पाता है। तो भाई आपने देखा रदरफोर्ड के मॉडल की तीसरी मान्यता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलता है और सर्किल पर चलने के लिए उसको हमेशा अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है और ये अभिकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन माइनस पर लगाए गए आकर्षण बल से मिल जाता है। तीसरी मान्यता होगी। और भाई चौथी मान्यता तो बिल्कुल आसान है। चौथी मान्यता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युता उदासीन होता है। परमाणु विद्युता उदासीन होता है। अच्छा, परमाणु क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी जितना माइनस चार्ज होते हैं उतना प्रोटॉन्स होते हैं यानी उतना प्लस चार्ज होता है। इसीलिए जितना माइनस उतना प्लस यानी परमाणु पर टोटल चार्ज 0, इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन। तो भाई परमाणु के अंदर सेम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और सेम संख्या में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने से जितना इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, तो नेट चार्ज हो जाता है 0। ओके, इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होता है। तो भाई यही रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अच्छा भाई, अगर आपको इसको लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, अगर मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ दे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, तो क्या कहिएगा? एकदम सीधे सीधे कहिएगा, रदरफोर्ड साहब ने स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर 1911 में परमाणु का एक मॉडल दिया। रदरफोर्ड साहब ने स्वर्णपत्री प्रयोग के आधार पर 1911 में परमाणु का एक नया मॉडल दिया जिसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। भाई इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 4 मान्यताएं हैं। ये 4 मान्यताओं पर आधारित है। भाई पहली मान्यता है कि किसी भी परमाणु का, वहाँ से देख लेना एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, बस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है वो तो बाहर होता है। किसी भी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके और परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से जगह में निहित होता है। इस छोटे से जगह को नाभिक कहते हैं और इस नाभिक का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। पहली मान्यता। फिर दूसरी मान्यता का है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में फैले होते हैं, अर्थात परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर होता है। तीसरी मान्यता क्या है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्त पर चलता है और वही वृत्त पर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए हमेशा केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल चाहिए। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, विद्युतीय आकर्षण बल, और उसी विद्युतीय आकर्षण बल के चलते इसको अभिकेंद्र बल मिल जाता है और अभिकेंद्र बल मिलने से, केंद्र की ओर बल मिलने से वो वृत्त पर चलता है। तो भाई इसी में वृत्त पर चलता है ना जी। और चौथा मान्यता ये है कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु में जितना प्रोटॉन यानी जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन यानी उतना माइनस चार्ज, प्लस और माइनस मिल करके 0, तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। एक बड़ी नई बात बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा न्यूट्रॉन की खोज 1931 में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज 1931 में चैडविक ने की थी। 31 में हुआ था। ये मॉडल कब दिया गया था? 11 में। तो वही इस मॉडल को देते वक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो रदरफोर्ड साहब नाभिक के अंदर खाली प्रोटॉन को मानते थे, न्यूट्रॉन को नहीं, क्योंकि भाई उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि हाँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो भाई तुरंत हमने भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी देखा और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के चारों मान्यताओं को भी देखा कि ये चारों पिलर्स पर जो आधारित है, चारों जो मान्यताएं हैं क्या क्या हैं, इनको भी समझा। भाई ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही नहीं है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी भाई कमी है, इसमें भी 2 कमी है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमी है, ठीक है। इन दोनों कमियों को हम जानेंगे। भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से भाई बहुत सारे चीज़ों की तो व्याख्या हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। भाई इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल से हम बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो व्याख्या नहीं हो पाती हैं। इसका मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष हैं
और भाई उन्हीं दोषों को हम देखेंगे। तो भाई अब देख रहे हैं भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, यानी डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। भाई कौन कौन से दोष हैं तो जान लो भाई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के टोटल मिलाकर के 2 दोष हैं। कितने दोष हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के भाई 2 दोष हैं। पहला दोष क्या है? पहला दोष बहुत इंपॉर्टेंट दोष है, इसको ध्यान देना भाई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला दोष ये है कि सब कोई जानता है भाई, हम सब कोई जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है, निगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है भाई कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर सर्किल में चलेगा, वृत्त में चलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर होगी। जब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो उसका वेग का दिशा बदल जाएगा। भले मान नहीं बदलेगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा, लेकिन वेग की दिशा पहले इधर थी, अब धीरे धीरे बदल के इधर हो जाएगी। तो भाई पहले यहाँ पे वेग था, ये था वेग v1 वेक्टर। जब यही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा के यहाँ से यहाँ आएगा तो उसका वेग हो जाएगा v2 वेक्टर। जब यही इलेक्ट्रॉन बाबू यहाँ पे आ जाएगा तो इसका वेग नीचे की ओर हो जाएगा v3 वेक्टर। और जब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा भाई तो इसका वेग हो जाएगा v4 वेक्टर ना जी। बताओ, हमें पता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाबू ऋणावेशित कण है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाबू वृत्त पर चलता है। हमें पता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाता है। अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाएगा तो इसके वेग की दिशा लगातार क्या होगी? बदलेगी। वेग की दिशा बदलेगी। वेग का मान भले नहीं बदलेगा लेकिन वेग की दिशा बदलेगी। अगर बाबू वेग की दिशा भी बदल रही है तो वेग बदल रहा है, वेग की दिशा, वेग लगातार बदल रहा है, वेग लगातार बदल रहा है। और बाबू जानते हो ना, समय के साथ वेग का बदलना, समय के साथ अगर वेग बदले तो इलेक्ट्रॉन के गति में त्वरण है। क्या है? त्वरण है ना जी। आप देख रहे हो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाबू गोल गोल चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदलेगी। इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदलेगी, इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बदलेगा। और भाई समय के साथ वेग का बदलना क्या कहलाता है? त्वरण। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो त्वरण युक्त है। क्यों भाई? क्यों त्वरण युक्त है? क्योंकि जब भी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके वेग की दिशा बदल रही है और समय के साथ वेग का बदलना क्या कहलाता है? त्वरण। यानी इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण है भाई, इलेक्ट्रॉन की गति त्वरण युक्त है, इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण है। अच्छा बाबू एक बात जान लो, एक सिद्धांत है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भाई एक सिद्धांत है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अगर कोई आवेश, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है भाई, अगर कोई आवेश त्वरण वाली गति करता हो, भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो त्वरण वाली गति कर रहा है। तो भाई क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई आवेश अगर त्वरण वाली गति करता हो, गोल गोल घूमता हो, तो इसको रेडिएशन छोड़ना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमेगा तो त्वरण वाली गति कर रहा है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत से इसे रेडिएशन, एनर्जी छोड़ना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भाई क्या होगी? कम होगी तो धीरे धीरे वो कम त्रिज्या के पथ पर गति करते हुए 10⁻18 सेकंड में नाभिक के भीतर गिर जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा ना जी। कैलकुलेशन से पता चलता है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सिद्धांत लगाया जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर त्वरण युक्त गति कर रहा है और अगर इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन निकलने लगे तो इलेक्ट्रॉन 10⁻18 सेकंड के भीतर बहुत कम समय में तुरंत नाभिक में गिर जाएगा। अब बताओ, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, जितने भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे थे तुरंत गिर जाएंगे नाभिक में। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे तो परमाणु जो है, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि सब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना छोड़ देते हैं और सब गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं होता है, मतलब इस रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझा नहीं पाता है। ठीक है।
तो भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 दोष हैं। तो भाई कह सकते हो पहला दोष कहोगे कि हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलता है। हमें पता है भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा लगातार बदलेगी, और समय के साथ साथ वेग का बदलना क्या कहलाता है? त्वरण। यानी हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब सर्किल पे चलता है तो वो त्वरण युक्त गति करता है, त्वरण युक्त। और इलेक्ट्रॉन जब त्वरण युक्त गति करेगा तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत से, फिजिक्स का एक सिद्धांत है भाई, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत से कोई भी आवेशित कण अगर त्वरण वाली गति करेगा तो उस आवेशित कण से रेडिएशन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन से, तो प्रयोग से ये पाया जाता है भाई, कैलकुलेशन से ये पाया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन निकले तो इलेक्ट्रॉन तुरंत 10⁻⁸ सेकंड के भीतर ही नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन भाई वो ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत ज़बरदस्त कमी है। अब चलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी की ओर। भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दूसरी कमी क्या है? अच्छा भाई, आपको पता है ना, सूर्य का प्रकाश वाइट लाइट होता है। सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो इसमें वाइट लाइट होता है, और वाइट लाइट में सूर्य का प्रकाश वाइट लाइट है, और वाइट लाइट में भाई 7 रंग है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। ऊपर होता है रेड और नीचे वायलेट। ऐसा मत समझना कि ऊपर नीचे रेड और वायलेट होता है, इसमें ऊपर नीचे क्या है, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, रेड से लेके वायलेट। और जब बाबू इस सूर्य के श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो बस प्रिज्म इन 7 गो रंग को अलग अलग कर देता है, और अलग अलग कर देता है, और हमको यही 7 गो रंग जब पर्दे पर जाते हैं तो स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं ना जी। स्पेक्ट्रम मिलता है, और स्पेक्ट्रम में ऊपर का कलर रेड, नीचे का कलर वायलेट होता है। हमको यहाँ से यहाँ तक टोटल कलर मिलता है, टोटल। यानी सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, हर कलर मिलते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का टोटल प्रकाश मिलता है। यानी अगर इस वाले स्पेक्ट्रम को ऐसे करके सीधा देखा जाए, ये जो पर्दा है इसको सीधा करके ऐसे कर दें, तो भाई इस स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो स्पेक्ट्रम में हमको लाल से लेकर के बैगनी, यहाँ पे रेड से लेकर के बैगनी तक का हर एक रंग का लाइट मिलता है, हर रंग का प्रकाश मिलता है। ये लाल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमको टोटल भाई 7 कलर्स के लाइट मिलते हैं ना जी। और सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब हमको लाल से लेकर बैगनी तक के हर एक रेखा मिलती है, हर एक हर तरंगदैर्घ्य मिलता है, हर पॉसिबल तरंगदैर्घ्य मिलता है। यानी हमको यहाँ से यहाँ तक सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस होता है। सूर्य का स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। लेकिन तुमको यहाँ पे एक जानकारी दे देना चाहेंगे भाई, सूर्य का स्पेक्ट्रम तो हम लोग कह दिए कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, सतत स्पेक्ट्रम है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सूर्य का जो स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं काली रंग की रेखाएं पाई जाती है। मतलब ये तरंगदैर्घ्य का लाइट सूर्य के स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं है। और सूर्य के स्पेक्ट्रम में बाबू लगभग 20,000 से ज़्यादा स्पेक्ट्रम गायब रहता है। स्पेक्ट्रम नहीं, 20,000 से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की रेखाएं गायब रहती है। सूर्य के स्पेक्ट्रम तो 4000 से लेकर 8000 के बीच होता है, लेकिन उसमें अनंतों तरंगदैर्घ्य आ सकते हैं। लेकिन सूर्य के स्पेक्ट्रम में बाबू 20,000 से ज़्यादा काली रेखाएं होती है, 20,000 से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य मिसिंग होता है। और सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो काली रेखाएं पाई जाती हैं, काली रेखाएं मतलब वो तरंगदैर्घ्य नहीं पाया जाता है, उन काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? फ्राउनहोफर रेखा। तो भाई एक बात तो पता चला कि सूर्य के प्रकाश से जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब एक खास मैक्सिमम वेवलेंथ से लेके एक खास मिनिमम वेवलेंथ तक हमको हर एक रंग का लाइट मिलता है, हर वेवलेंथ का लाइट मिलता है।
लेकिन भाई सूर्य के स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारी काली रेखाएं होती है जो मिसिंग होती हैं, जिसका वेवलेंथ सूर्य के स्पेक्ट्रम में होता ही नहीं है, और उन काली रेखाओं को हम फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। लेकिन बाबू रदरफोर्ड के मॉडल में अगर देखा जाए, अच्छा ये तो स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूअस है। उसी तरह एक और स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। बाबू यहाँ पे सूर्य नहीं रहे, अगर हम कोई विसर्जन नली ले लें, अगर हम कोई विसर्जन नली ले लें और विसर्जन नली में बहुत हाई वोल्टेज लगा दें, बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज़बरदस्त हाई वोल्टेज लगा दें, और हाई वोल्टेज लगाने के बाद इस विसर्जन नली में कोई गैस का परमाणु डाल दें, परमाणु, ये सूर्य का स्पेक्ट्रम था। अब एक विसर्जन नली लेकर के एक एनोड एगो कैथोड कर दिए और बहुत हाई वोल्टेज 10,000 20,000 50,000 वोल्टेज का लाइट डाल दिए, तो क्या होगा, ये जो परमाणु है, गैस है, ये जो गैस है, गैस के परमाणुओं से होकर के इलेक्ट्रॉन, गैस के परमाणु से होकर के भाई ये धारा बहेगी, करंट बहेगा, और जब करंट इधर से इधर बहेगा तो इस परमाणु से लाइट निकलेगा, और परमाणु का जब लाइट जाता है ना प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म में कोई रेखा मिलती है, हर एक रेखा नहीं मिलती है। तो अगर हम पर्दे पर अगर परमाणु से आने वाले लाइट को परमाणु से आने वाले लाइट को भाई प्रिज्म से गुजार दें, परमाणु से आने वाले लाइट को प्रिज्म से होके गुजारें, और ये प्रिज्म से जा कर के ये पर्दे पर पड़े, तो हमको दिखाई देता है कि ये कहीं हमको ऑरेंज रंग का लाइट मिलता है, किसी जगह येलो रंग का लाइट मिलता है, किसी जगह ब्लू रंग का लाइट मिलता है, किसी जगह वायलेट रंग का लाइट मिलता है, किसी जगह कोई रंग का लाइट मिलता है। यानी हमको इस तरह कंटिन्यूअस कलर नहीं मिलते हैं। परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। पर्दे पर कुछ खास रंग के, कुछ खास तरंगदैर्घ्य वाली ही रेखाएं मिलती हैं। परमाणु का जब स्पेक्ट्रम निकाला जाता है ना भाई, तो परमाणु के स्पेक्ट्रम में कुछ जैसे ये लाल रंग का एगो रेखा मिल गया, लाल रंग का इतना तरंगदैर्घ्य वाला एगो लाइन मिल गया, एक लाल रंग का रेखा मिलेगा, कोई ऑरेंज रंग का रेखा मिलेगा, कोई ग्रीन रंग का मिलेगा, कोई ब्लू रंग का मिलेगा, कोई वायलेट रंग का मिलेगा, अलग अलग रेखाएं मिलती है। यानी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है बाबू, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उस स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं पाई जाती हैं, और परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ना होकर के लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। बाबू अभी हम दूसरी कमी नहीं देख रहे हैं, दूसरी कमी आप देखने जाएंगे। भाई परमाणु, बोलो सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी बाबू 20,000 काली रेखाएं होती हैं, 20,000 से ज़्यादा, जिसको हम लोग फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। तो वो बाबू था सूर्य का स्पेक्ट्रम। लेकिन किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम निकालना है तो क्या करेंगे? एक विसर्जन नली ले लेंगे, विसर्जन नली में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके हम उसमें हल्का फुल्का गैस का अणु डाल देंगे, डाल करके बहुत हाई वोल्टेज पर करंट बहाएंगे तो इस परमाणु से लाइट निकलेगा। जब इस लाइट को प्रिज्म से होके गुजारेंगे तो हमको पर्दे पर पूरा लाइट नहीं मिलेगा, इससे जो लाइट निकलेगा वाइट नहीं होगा, कुछ खास कलर्स ही होंगे, मतलब कुछ ही कलर्स होंगे। और जब इनको प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमको पर्दे पर कुछ खास रंग की रेखाएं दिखाई देंगी। एक जगह ब्लू रंग का लाइन दिखेगा, किसी जगह पीले रंग का लाइन दिखेगा, इस तरह दिखेगा। यानी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, हमको पता चल गया। लेकिन अब बात आते हैं दोष की उसके। भाई रदरफोर्ड के मॉडल में बाबू बहुत ज़बरदस्त दोष है दूसरा। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूम सकता है, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि इसी त्रिज्या में घूमेगा। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के, किसी भी हर पॉसिबल त्रिज्या के कक्षा में वो घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी होगी तो परमाणु से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कुछ भी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, कुछ भी तरंगदैर्घ्य निकलेगा, यानी उसमें हर एक तरंगदैर्घ्य निकलेगा। अगर हर एक तरंगदैर्घ्य निकलेगा तो देखा जाए तो परमाणु का स्पेक्ट्रम अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से कंटिन्यूअस होना चाहिए।
लेकिन सच्चाई क्या है, परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना होकर के लाइन होता है। तो भाई रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी क्या है? भाई रदरफोर्ड के मॉडल से ये पता चलता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा के त्रिज्या में घूम सकता है, किसी भी त्रिज्या के कक्षा में क्या कर सकता है, घूम सकता है। भाई रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी है दूसरी कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूम सकता है। अगर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी होगी तो परमाणु से जो लाइट निकलेगा उसकी भी एनर्जी कुछ भी होगी तो उसमें एक तरंग दैर्घ्य नहीं बल्कि हर एक तरंग दैर्घ्य का लाइट मौजूद होना चाहिए, हर एक तरंग दैर्घ्य का। तो परमाणु का स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के अनुसार कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट सच्चाई ये है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ना होकर के लाइन स्पेक्ट्रम होता है। समझ में आया? तो भाई यही दो कमियां थी। तो भाई आज से पूछे कोई कि रदरफोर्ड के मॉडल में कितनी कमी है, तो क्या कहोगे? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भाई दो कमी है। पहली कमी ये है कि हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन त्वरण युक्त गति करता है। और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई आवेश त्वरण युक्त गति करेगा तो उससे रेडिएशन निकलेगा। तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर 10⁻18 सेकंड के अंदर ही गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त कमी थी। ये तो पहली कमी है भाई। अब रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी ये है कि रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में ही घूमेगा। रदरफोर्ड का मॉडल जबकि कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूम सकता है। अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या के कक्षा में घूमेगा तो उसकी एनर्जी भी कुछ भी हो सकती है। अगर उसकी एनर्जी का हर एक मान पॉसिबल है तो परमाणु से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, परमाणु से जो लाइट निकलेगा, उस लाइट में भी हर एक एनर्जी का लाइट होगा। हर एक एनर्जी का अगर लाइट होगा तो परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट इन रियलिटी परमाणु का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ना होकर के लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो भाई यही बात था। तो इसके साथ ये ख़त्म। ओके, थैंक यू।